एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी सेट नंबर 16। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैप्टर नंबर 7 जीवाणु हम सब कर रहे थे। इस वाले वीडियो में हम सब जानेंगे जीवाणु के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इससे बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जीवाणु का उपयोग, और ये जीवाणु का आखिरी वीडियो होगा। ये छोटा वीडियो होगा, इसके बाद एक और छोटा वीडियो होगा, उसमें हम सब पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है आपके बीपीएससी जैसे एग्जामों में। उसके बाद हम सब प्लांट किंगडम शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्लांट के बारे में हम सब फिर तीसरे वीडियो में हम सब जानेंगे। फिलहाल जीवाणु का उपयोग, तो जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये कैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी ये नाइट्रोजन को स्थिर कैसे करता है? तो जीवाणु नाइट्रोजन सीधे वायुमंडल से प्राप्त करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, जीवाणु भूमि से अमोनिया प्राप्त करता है। अमोनिया का सूत्र याद रखेंगे, NH3। ये दो टाइप से ये प्राप्त करता है। अब जब जीवाणु नाइट्रोजन सीधे वायुमंडल से प्राप्त करेगा तब जीवाणु इसको किस में बदलेगा? नाइट्रेट में बदलेगा। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रेट में बदलेगा, और फिर ये नाइट्रेट को जीवाणु किस में बदलेगा? अमोनियम अम्ल में बदलेगा, अमोनियम एसिड में बदलेगा। और ये अमोनियम एसिड जो है ये फिर इसे प्रोटीन में बदलेगा, तो प्रोटीन के उपयोग में ये काम में आता है। दूसरा बात, जब जीवाणु भूमि से अमोनियम प्राप्त करता है तो ये नाइट्राइट करके, यानी जीवाणु नाइट्राइट करके फिर इसको नाइट्रेट में बदलेगा, और फिर नाइट्रेट किसको बदलेगा? अमोनियम अम्ल को बदलेगा, और फिर ये प्रोटीन में बदलेगा। तो दो तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे एक तो इजी प्रश्न ये पूछेगा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में विषाणु योगदान देता है या प्रोटोजोआ या जीवाणु? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु, ऑब्वियस सी बात है। बाकी ये प्रोसेस है, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया कहते हैं या नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सब। तो मेनली इस प्रोसेस में प्रोटीन का निर्माण होता है और इसको नाइट्रीकरण कहते हैं। इसके अलावा जीवाणु का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक में भी जीवाणु पाया जाता है। जैसे ये सब याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा। धान के खेत में एजोला, नॉस्ट्रोक, ये दोनों अलग अलग है, जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं और इसी जैव उर्वरक में जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, तो धान के खेत में एजोला और नॉस्ट्रोक जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, मक्का के खेत में माइक्रोराइजिया जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैव उर्वरक में जीवाणु रहता है, तो इस हिसाब से धान के खेत में और मक्के के खेत में भी जीवाणु का उपयोग हो गया। तीसरा जो उपयोग है, गन्ने के खेत में एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं। तो ये तीन हो गया उपयोग। अब ये जैव उर्वरक क्या है? तो यह प्राकृतिक रूप से भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जैव उर्वरक को हरित खाद्य कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप सब। प्रोटीन के निर्माण में हम सब देख लिए, उसके बाद कुछ जैव उर्वरक के निर्माण में देख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले इसको याद रखेंगे, प्रथम जीवाणु जो पृथ्वी परजीवी के रूप में पाए गए थे उसका नाम साइनोबैक्टीरिया था। जीवाणु का उपयोग और कहाँ कहाँ हम सब करते हैं? तो एंटीबायोटिक के निर्माण में। ठीक है, और पहला एंटीबायोटिक मैं बताया था कि उस कवक के से बना था, लेकिन अभी वर्तमान में जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनते हैं उसमें 90% जीवाणु का यूज करते हैं। तो ये कुछ जीवाणु का यूज करेंगे, जैसे स्ट्रे पारामाइसिन, इसका आविष्कार वाक्समैन ने किया था। इसमें कौन सा जीवाणु का उपयोग करते हैं? स्टेरेनोटोमाइसिस फ्रेजी से बनता है ये। ठीक है, स्टेरेनोटोमाइसिस फ्रेजी से बनता है ये। दूसरा, एरिथ्रोमाइसिन, ये किससे बनता है? स्ट्रोमाइसिन एरिथ्रिया से बनता है, इस जीवाणु से बनता है ये वाला एंटीबायोटिक मेडिसिन। सी नंबर जो एंटीबायोटिक है उसमें है कोरलम फेनिकॉल, ये कौन से जीवाणु से बनता है? तो स्टेरेनोटोमाइसिस वेनेजुएली, इसे लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं। जीवाणु का और उपयोग हम सब कहाँ कर सकते हैं? तो जीवाणु का उपयोग हम सब खाद्य पदार्थ के निर्माण में भी करते हैं। खाद्य पदार्थ का निर्माण मतलब दही में आपको पता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो कि हम सबके पाचन तंत्र को मजबूत कर सकता है, यानी भोजन को पचाने का काम करता है। योगर्ट, इसमें जीवाणु या प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है, तो यहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। जीवाणु चैप्टर में एक शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछता है, फोर्टिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों का पौष्टिकता को बढ़ाता है, जैसे कि सोयाबीन में विटामिन की मात्रा बढ़ा दी जाए। तो ये छोटा सा वीडियो था जीवाणु के उपयोग के ऊपर। चूंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। छोटा सा वीडियो, एक और छोटा सा वीडियो आएगा उसमें हम सब ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से बराबर प्रश्न पूछता है। तो ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार के होते हैं और क्यों होता है ये अगले वीडियो में जानेंगे। वो भी छोटा सा वीडियो होगा। उसके बाद हम सब प्लांट किंगडम शुरू करेंगे, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर होगा, उसमें टाइम भी लगेगा, लगभग 7 से 8 दिन लगेगा हम सबको
पूरा पेड़ पौधा पादप जगत को पढ़ने में, यानी प्लांट किंगडम को पढ़ने में, और बहुत ही मजा आएगा आप सबको। ठीक है, चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें। और आप सब अगर बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप सबके लिए लाऊंगा, जैसे कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल वन लाइनर, वो तो उससे नहीं बात बनने वाला है। ठीक है, कथन वाला प्रश्न रहेगा। अगर आप सब बोलेंगे तो मैं जरूर बायोलॉजी का शुरुआत करूंगा 10 से 20 क्वेश्चन डेली। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।